हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जो हमने कल ख़त्म किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके आगे उसमें दो और चीज़ें दी हुई थी। इंडियन काउंसलिंग एक्ट, तो इंडियन काउंसलिंग एक्ट के दो पार्ट रह चुके थे। और हाँ, कल के लिए सॉरी, क्योंकि इवनिंग शूट था और इवनिंग के अंदर लाइट इतनी अच्छी आ नहीं थी, तो आपको लगा होगा कि पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका हूँ मैं और स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी, तो उसके लिए इट्स ओके। अभी आपको पूरा सब कुछ सही से दिख रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है। तो उन दो लास्ट दो पॉइंट थे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद अपने शुरू कर देंगे नेक्स्ट अपना पॉइंट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर आपका साइमन कमीशन वगैरह उसी के अंदर आता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अपने इंडियन एक्ट 1892 और 1909 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ चीज़ लोगों को इतना पता होगी, नहीं पता उनको बता दूंगी। ये दोनों एक्ट ऐसे थे जिनके कारण आज भी कहीं ना कहीं विवाद होते हैं, आज भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नज़र आउट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, जो मोस्ट ऑफ चीज़ें हम लोग इतनी सोचते नहीं हैं, ठीक है। वो बताऊंगा क्यों आगे इन दोनों को इतना क्यों कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं आज भी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया। तो सबसे पहले उन लोगों ने वही किया जो नॉर्मल चलता रहा आज तक, किया कि इंक्रीजिंग ऑफ मेंबर्स को बढ़ाते जाओ, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाते जाओ। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से? ऐसे लोग को उठाओ जिनको लॉ के बारे में कुछ घंटा पता नहीं है, इनडायरेक्टली सिंपल उनको इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं पता, कुछ मतलब रत्ती भर भी नहीं पता कि लॉ क्या चीज़ होती, लॉ कौन सी चिड़िया की नाम है, और उनको बिठा दो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। कौन? जो लॉ बनाते हैं उनके अंदर उनको बिठा दो। अब सिंपल सी बात है, अगर आप जिस इंसान को चलना ही नहीं आता, अब उसको बोलो कि बेटा उस पाथ के ऊपर चल जा, तो गिरने वाला है। तो वही चीज़ तो लोग चाहते थे कि सिस्टम के अंदर उन लोगों को डाला जाए जिनको कुछ आता ही नहीं है। और इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो इनको अपॉइंट करेगा लॉर्ड कैनिंग, जो उस टाइम पे कौन था? वाइस रॉय ऑफ द इंडिया, ठीक है। और कहाँ ऐड कर रहा है पता है? डायरेक्ट सेंट्रल में। कहाँ पे? जहाँ पे वो खुद बैठता है ना, वहाँ पे ऐड कर रहा है। इनको बोल रहा है कि तुमको मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ दिल्ली, चलो अपने वहाँ जाके मजा करेंगे, तुमको वहाँ सब कुछ सिखाऊंगा। बट इनको पता ही नहीं है कि साला वहाँ जाके करना क्या है। ये उस टाइम पे आ चुके थे, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि इसमें नॉमिनेशन भी वो कर सकते थे कुछ लोगों का। क्यों? देखो, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इस लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। जब इनको पब्लिक को लगा ना, कि जब इंडियन पब्लिक उठी और उनको लगा कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, तब उनको अंदाज़ा आया क्या कि जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद 2-3 और एक्ट आए, उन सब के अंदर ये चीज़ बताई गई थी कि मेंबर्स तो सिलेक्ट हो रहे थे, मेंबर्स तो जा रहे थे, पर इंडिया के अंदर ये कॉमन पब्लिक के बीच में उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में मैंने को बताया कि राजा रजवाड़े थे ना, वही अंदर एंटर कर रहे थे, और जिनके राजा रजवाड़े एंटर नहीं कर रहे थे तो उनके कोई प्रतिनिधि थे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको बोल दिया, को किसी भी सिपाही को, किसी भी सोल्जर को बोल दिया कि बेटा जा, तू जाके ये मीटिंग अटेंड करके आ जा। अब जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी भाले और तलवार के अलावा और कुछ काम ही नहीं किया, तुम उसको कह रहे हो कि जाके लॉ की मीटिंग में बैठ के आ जा। मतलब ये तो कोई बात का सेंस ही नहीं है चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इन लोगों ने सोचा कि नहीं यार, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो जो नया एक्ट आया ना, इसके अंदर एक चीज़ आई। वो चीज़ क्या थी पता है? ये 1982 का जो एक्ट आया ना, वो आज भी इम्पोर्टेंट है और ये आज भी काम आता है। और आज भी इसके जो वोटिंग्स पावर्स है ना, जिसके अंदर इलेक्शंस हुए थे, वो आज भी राइट नाउ इंडिया के अंदर वही करंट सिचुएशन में इलेक्शंस होते हैं। किस तरीके से? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम नहीं नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, आप लोग किसी को चॉइस करो, हम उसको नॉमिनेट कर देंगे ऊपर तक। इन लोगों ने कहा ठीक है, याद रखना हम भी आज वही करते हैं, हम किसी को चॉइस करते हैं और उनकी कुछ मतलब मीटिंग्स होती है और वहाँ से वो मिनिस्टर बनता है, यहाँ से फिर वो ऊपर राज्यसभा तक जाता है, वहाँ से वो लोकसभा, वो डिफरेंट चीज़ है, वो तो आपको आगे बताऊँगा वो चीज़ें। बट ये सिस्टम यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेंबर्स हो गए वो भी अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं, म्यूनसिपालिटी वाले भी, यूनिवर्सिटी वाले जो चांसलर्स वगैरह होते हैं वो भी आ सकते हैं, जो ट्रेडर्स, जो एसोसिएशन है आज की डेट में, इनको कहते हैं मार्केटिंग यार्ड वाले। कौन से? मार्केटिंग यार्ड वाले, ये लोग। इनको कहा गया कि तुम ट्रेडर्स का अनुच्छेद बनाओ और उसके अंदर किसी भी एक प्रतिनिधि को, किसी भी एक चेयरमैन को भेज दो, हम उसको ऊपर तक बिठाएंगे। फिर कहा ये ज़मींदार वाले, ये ज़मींदार वालों का बहुत लंबा सितारा चला है। ये ज़मींदार वाले मतलब मुगल शासन, उनके पहले भी, उनके उस टाइम से भी इनका चलता हुआ आ रहा है, ये नॉन स्टॉपिंग था, कभी ख़त्म ही नहीं हुआ इनका। तो ये लोग उस टाइम पे थे। एक और चीज़, चैम्बर्स, ये वो चीज़ें थी। याद रखना, सबसे पहले पूछता है कि चैम्बर, सबसे पहला चैम्बर कहाँ बना था? तो याद रखना, चैम्बर सबसे पहले बना था बंगाल के अंदर। और इस चैम्बर का काम क्या था? तो वही था
कि किसी भी तरीके से स्टेट को सही तरीके से चलाना, कोई भी ऐसा रूल या फिर ऐसा कोई नियम आए या फिर ऐसा कोई निर्णय लेना है, उसका डिसीजन जो लास्ट डिसीजन उस स्टेट के अंदर जो लास्ट डिसीजन होगा वो किसका होगा? चैम्बर्स मीटिंग्स के अंदर मीटिंग्स होगी, जो उसके अंदर मेंबर्स बैठे होंगे उन मेंबर्स का होगा। और सबसे पहला चैम्बर कहाँ था? तो बंगाल के अंदर था। याद रखना एक चीज़। एक और चीज़ मैंने वर्ड किया यूज अभी इलेक्शन, ये रहा इलेक्शन, बट कहीं पे भी इलेक्शन वर्ड का यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया था। उन लोगों ने मोस्ट ऑफ चीज़ एक चीज़ को कॉमन रख के पॉइंट आउट किया था। वो क्या था कि नॉमिनेट करो, तुम लोग नॉमिनेट करो, हम उनको नॉमिनेट करेंगे। उन लोगों ने ये नहीं कहा था कि तुम इलेक्शन कराओ, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का जो मेंबर होगा तो जीतेगा, हम उसको नॉमिनेट करेंगे। उन लोगों ने क्या कहा? तुम लोग अपने पास से नॉमिनेशन निकालो, तुम अपने बीच से कोई इंसान निकालो, हमें उसको आगे अपॉइंट कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कह सकते कि यहाँ पे इलेक्शन हो चुका था, इलेक्शन स्टार्ट हो गया था और पब्लिक ने इलेक्शन करना शुरू कर दिया था। ये उनके लिए था कि जो अवेयर थे। ठीक है, तो हमने वो चीज़ को यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन किया था, इनडायरेक्ट। ओके, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन। जो आज हम करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं ना, कि आपको किसी को चॉइस करना आप उसको चॉइस कर सकते हो, वही चीज़ है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, हमने इलेक्शन नहीं करवाए थे, हमने नॉमिनेट करवाए थे। एक और चीज़ थी, इनको पावर दी गई कि आप बजट में बैठो। सिंपल सी बात है, आप जिस देश के अंदर रह रहे हो उस देश का बजट फिक्स करना है, उस बजट के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। बट उसके अंदर उस देश के लोग ही नहीं होंगे तो आप बजट क्या घंटा बना रहे हो? सिंपल सी बात है वो चीज़ तो यार। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इन लोगों को जो यहाँ पे ऐड हैं, जो हमने स्टार्टिंग से ऐड किए हो, उन सबको बोला कि तुम बजट की मीटिंग में आओ। अब इन लोगों ने आज तक सिर्फ अपने घर के बजट के अलावा कोई कहीं बाहर कदम रखा था नहीं, तो इनको क्या समझ में आता? तो सिंपल सी बात है, ये लोग बजट में गए, ये लोग अपनी बातें कर रहे थे, ये लोग बैठे हुए थे। तब उन लोगों ने एक प्रावधान निकाला, इनमें से कोई इंसान खड़े होकर बोला कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा करे तो। तब इन लोगों ने फिर से एक लेटर निकाल के दे दिया कि 1892 के रिजल्ट के अनुसार, 1892 के एक्ट के अनुसार आपको बजट में सिर्फ बिठाया जाएगा, आपको सुनना है, आपका कुछ बोलना नहीं है। सिंपल सी बात है ये। तो यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो गए कि साला हमारा देश, हमारी सीट, हम जब कुछ कर रहे हैं, हम मेहनत करें और हमारा पॉइंट कोई मतलब ही नहीं है, तो रहने का फ़ायदा कि इस जगह पे। तो ये बजट सिर्फ नाम का था, याद रखना, सिर्फ नाम का था। इसको पालन करना, इसको अमल में लाना, वो नेक्स्ट में आने वाला भी तो मैं बताऊंगा आपको। बट याद रखना 1892 के अंदर जो बजट का रिफॉर्म किया गया था सिर्फ नाम का था। इसको इतना हाईलाइट भी नहीं किया गया था, क्योंकि लोगों इसका विद्रोह किया था, उसको दबा दिया गया था धीरे से कि हाँ ठीक है ना, तुमको जो मांग चाहिए तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी, पर तुम इसके अंदर दखल मत दो। क्यों? क्योंकि इनको बजट पास करने का पैसा कौन दे रहा था? तो लंदन। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि धीरे धीरे लंदन ने क्या कह दिया था। लास्ट यहाँ पे कोने की लाइन में मैंने एक चीज़ लिखी थी, क्या लिखी थी कि लंदन की गवर्नमेंट ने, लंदन पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उन लोगों ने क्या कहा था कि अब से जो कुछ भी वहाँ तुम्हारा खर्चा होने वाला है, तुम वहाँ इंडियन रेवेन्यू से ही अपना सारा खर्चा चलाओगे, ना कि लंदन गवर्नमेंट तुम्हें कुछ देने वाली है। बट उसमें एक और चीज़ थी कि जो बजट पेश होगा उसमें जो कुछ प्रतिशत ब्रिटिश गवर्नमेंट भी या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया जाएगा। तो वो लोग उसी अंदाज में रहते थे कि बजट इतना अच्छे से बनाओ या इतना सिक्योरली बनाओ कि हमारे से पैसा आ जाए। तो वो लोग ये सोच के बैठे थे। तो ये तुम्हारा 1892 का पूरा इंडियन एक्ट था। अब आते हैं इंडियन एक्ट 1909 पे, 1909। ठीक है, इसको हम मोस्ट ऑफली जानते हैं मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म के नाम से। देखो ये इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नोट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं बीच में बोलता रहूँगा। पहला वही निकलता है कि मॉर्ले-मिंटो ये लोग, ये दोनों कौन थे। ये मोस्ट ऑफ क्लास 3 के एग्जाम से मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। बट अब उनके आगे पूछता है कि भाई मॉर्ले-मिंटो में से मॉर्ले क्या थे? तो स्टेट ऑफ सिक्योरिटी थे। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो सॉरी क्या थे? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जो बताया था मैंने, ऑफिस बनाया गया था पता है इंडिया के लिए, जिसके अंदर ब्रिटिश के पार्लियामेंट से मेंबर्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स, जो मिनिस्टर्स लोग हैं, वही लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। किसके अंदर? SOS, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इसके अंदर। और इसके अंदर कौन होगा? ये लोग बैठ रहे थे SOS के अंदर। कितने लोग? वही 15 लोग। लास्ट लेक्चर में देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लास्ट लेक्चर जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है SOS के बारे में। ठीक है, एक और चीज़ कि मिंटो कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो वाइस रॉय थे उस टाइम पे। इंडिया के वाइस रॉय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो।
दोनों ने मिलके जो रिफॉर्म बनाया, जो चीज़ बनाई, उसे हम कहते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। ठीक है, जिसने इंडिया को एक अलग लेवल पे जाके खड़ा कर दिया था, वो ये पूरा स्टेटमेंट था। इस पूरे पार्ट के अंदर इंडिया आज भी कहीं ना कहीं चलता है, वो ये पूरा पार्ट है। पहली चीज़ उन्होंने क्या की कि मेंबर्स की जो गिनती थी वो 16 से 60 कर दी, कि जो आज तक हम देखते आ रहे थे ना कि 15 थे, कहीं पे 17 हुए, फिर 15 कर दिए, फिर यहाँ 15 थे। तो इन लोगों ने कहा काम करो, पब्लिक बढ़ती जा रही है, इनको मैनेज करने के लिए कुछ तो करो। इन लोगों ने कहा एक काम करो, सबको होदा नहीं देना है, सबको पोजीशन देंगे ना कि भाई आप ये डिपार्टमेंट संभाल लो, आप ये डिपार्टमेंट संभाल लो। इससे अच्छा काम करो, मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दो, मेंबर्स को बढ़ा दो। इनडायरेक्टली वो लोग आपस में लड़ते रहेंगे और आपस में वो मर काट के मर जाएंगे, ऐसा कर दो। इन लोगों ने 60 कर दी, यहाँ पे 16 से डायरेक्ट कितने कर दिए 60। बट इन लोगों ने यहाँ पे भी एक चीज़ खेली, क्या कहा, इन लोगों ने एक चीज़ खेली। वो चीज़ ये थी कि जो मेन पावर है, जो मेजोरिटी है, वो हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ना, सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निकल चुकी है क्राउन रूल, कि भाई सारी की सारी पावर्स हमेशा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रहे, हमेशा ब्रिटिश के पास रहे, हमेशा सारा का सारा मेजोरिटी क्राउन के पास रहे, मतलब क्वीन के पास रहे। क्योंकि जितना कुछ भी पास हो रहा है कौन कर रहा है, क्वीन। ठीक है, यह चीज़ रखना। तो उनको उस तरीके से रिफॉर्म किया था ना कि हमेशा जो इलेक्शन होंगे या फिर अंदर अंदर कोई मीटिंग में किसी मेजोरिटी में खड़ा होना है, तो हमेशा क्वीन, मतलब कि हमेशा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग ही जीतते थे। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते थे पता है कि 50 लोग ब्रिटिशर के और 10 लोग इंडिया के, या फिर अगर इक्वल डिवाइड करें तो इक्वल नहीं करेंगे, 31 ब्रिटिशर्स और उसके बाद 29 इंडियन, ये लोग ऐसे कर रहे थे। इसलिए हमेशा से वो लोग जीतते ही आ रहे थे, वो लोग कभी ख़त्म नहीं हो रहे थे यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैंने आपको लास्ट अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे बजट को इंट्रोड्यूस किया गया, बट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिली। इन लोगों ने इस रिफॉर्म के अंदर एक चेंज कर दिया। क्या कर दिया कि बजट विल बी री सॉल्यूशन, मतलब कि अब यहाँ पे इंडिया को पावर मिली, इंडियन पब्लिक को पावर मिली कि अगर उन्हें लग रहा है कि भाई ये जो चीज़ बजट में है वो इंडिया को नेसेसरी नहीं है, या आप जिस आप मंगवा रहे हो या जिसके लिए आप पूरा बजट पास कर रहे हो वो इंडिया को ज़रूरत है ही नहीं, उसके अलावा किसी और की ज़रूरत है, तब वो करो। तो अब वो इंडिया को मिल चुका था यहाँ से कि आप अपना पॉइंट बजट के अंदर पेश कर सकते हो और उसके ऊपर विचारधारा भी की जा सकती है। ठीक है, कब आया था 1909 के अंदर बजट, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया के पास पावर थी, इंडियन पब्लिक के पास पावर थी कि आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आया सबसे मेन पॉइंट, क्या आया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग। बहुत टाइम से इसके बारे में बात ही नहीं हुई, थोड़ा याद दिलाता हूँ। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव कौन है, लॉ बनाने वाले। एग्जीक्यूटिव कौन है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले, लॉ को चलाने वाले, ये लोग हैं। लॉ बनाएंगे कौन, ये लोग। तो आज तक जिनको बिठाया जा रहा था ना, इन सबको, वो कहाँ बिठा रहे थे, लेजिस्लेटिव में बिठा रहे थे कि आप लॉ बनाओ। पर लॉ को चलाने की पावर्स किसके पास थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के पास, और किसी के पास ये पावर्स नहीं थी। ठीक है, बट पहली बार इतिहास में यहाँ पे चेंज हुआ। क्या हुआ कि हमारे सत्तू भैया, सत्तू इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा से जाने जाते हैं, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बने थे, फर्स्ट। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि SP सिन्हा कौन सा डिपार्टमेंट संभालते थे, तो लॉ डिपार्टमेंट। ठीक है, लॉ मिनिस्टर थे यहाँ के। ठीक है, सब कुछ चीज़ें यहाँ से बनने वाली थी, इसलिए इसको लॉ को किस तरीके से चलाना, ये पूरा का पूरा SP भैया के हाथ में जाने वाला था, अपने सत्येंद्र प्रसाद के हाथ में, अपने सत्तू भैया के हाथ में जाएगा सब कुछ। तो याद रखना, फर्स्ट थे SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग मेंबर ऑफ द अंडर द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग के अंदर में सबसे पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बनने वाला इंसान कौन, तो SP सिन्हा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान विवाद शुरू हुआ, वो यहाँ से शुरू होता है। कौन सा, तो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द मुसलमान, मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेटिव। जब इलेक्शंस हो गए तो उसके अंदर हिंदू अलग वोट करेंगे, मुसलमान अलग वोट करेंगे। अब इसके पहले ना थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, इस बंधारण को, इस संविधान को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करो, इस साइड आ जाओ, कि अब समझते हैं कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था।
1906 के अंदर बनी थी मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग बनी 1906 के अंदर, 1906 के अंदर बनी। और ये बनी कहाँ पे थी? तो ढाका बांग्लादेश में। याद रखना, इसे मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई, ठीक है, किसने की, उतना कुछ ना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना कुछ होगा तो आप देख लेना, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसने की थी, ठीक है। बट इसके बाद देखो 1909 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका बांग्लादेश के अंदर, और 1919 के अंदर, 1909 के अंदर, सॉरी किसके अंदर, 1909 के अंदर ये प्रस्ताव आ जाता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्शन बॉडी खड़ी की जाए। मतलब अब उस इलेक्शन में क्या होगा कि जो हिंदू होंगे वो मुसलमान को वोट नहीं कर सकते, जो मुसलमान होंगे वो हिंदू को वोट नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रेट किया गया, और इलेक्ट्रेट करने के कारण ही हमने इसको ये कहा कि लॉर्ड मिंटो को एक उपाधि दी गई, मतलब एक कहते हैं ना, एक क्रिटिसिज्म वो झेलना पड़ा। तो हमने उसको क्या कहा था, द फादर ऑफ द कम्युनियल इलेक्ट्रेट, कि तुमने इस चीज़ में आके एक इक्वालिटी थी उसको तोड़ने की कोशिश की थी। बट आप इंडिया के देखो बैकग्राउंड के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रहा था ना, वो अब समझ में आ रहे हैं, बट उस टाइम की पब्लिक को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। क्या कि 1906 के अंदर ऑलरेडी मुस्लिम लीग बन चुकी है, और 1919 के अंदर, 1909 के अंदर ये चीज़ आना वो बहुत ही कॉमन था कि बैकग्राउंड के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो चाहते थे कहीं ना कहीं कि हम भी हमारा अलग देश बना के अलग निकल जाए। वो लोग ये मुस्लिम लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने है, ठीक है, कि 1919 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना, सॉरी ये जो इलेक्ट्रेट इलेक्शंस हुए कि जिसके अंदर सेपरेट इलेक्शन को मोटिवेट किया गया। अभी तक क्या था, सब लोग कॉमन थे, जो यहाँ पे नॉमिनेट हो रहे थे क्या हो रहे थे, मुसलमान भी हो रहे थे, हिंदू भी हो रहे थे, क्रिश्चियंस भी हो रहे थे। बट इन लोगों ने एक चीज़ लगाई, क्या लगाया कि अगर ये लोग ऐसे चलते रहे ना तो हमारा भाई 1919 तक भी चलना मुश्किल है, या 1920 तक भी चलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, 10 साल तक निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे अगर लोग ऐसे इक्वालिटी में रहे तो। इनकी इक्वालिटी को तोड़ दो, क्या करो, सिंपल सी बात है, मुस्लिम लीग से बात की कि हम आपको एक चीज़ देंगे, क्या देंगे, हम आपको एक सेपरेट इलेक्शन का दर्जा देंगे कि आप अपने मेंबर्स के खिलाफ आप अपने मेंबर्स में इलेक्शन कर सकते हो, और आपको वोट करने वाले सिर्फ मुसलमान होंगे। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आप जस्ट सोच के देखो कि अगर कोई बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे दो पार्ट है, यहाँ पे रहते हैं हिंदू, यहाँ रहते हैं मुसलमान, और यहाँ का जो लीडर है हिंदू का लीडर वो कोई मुसलमान है, और जो हिंदू मुसलमान रहता है वहाँ का लीडर को हिंदू है। तो अब जस्ट एग्जांपल कर लो, सिंपल सी बात है, जब अपने जम्मू कश्मीर वाला एग्जांपल ले लो और अपने ये जूनागढ़ वाला या फिर ये हैदराबाद वाला नवाब वाला, वो तीनों एग्जांपल ऐसे ही तो थे, जूनागढ़ वाला निकाल दो चलो, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला और हैदराबाद वाला ले लो। जब डिवाइडेशन हो रहा था, जब सब कुछ अलग किया जा रहा था और सब लोगों को देश के अंदर, इंडिया देश के अंदर डाला जा रहा था, तब भी ऐसे विवाद हो रहा था कि हिंदू मुसलमानों को किस तरीके से अलग कर रहे हैं, किस तरीके से उनके बीच में वो चीज़ डाल के उन लोगों को अलग किए जा रहे हैं, ठीक है। वो जब आएगा तब वो चीज़ अलग से बता दूंगा कि वो सब रिफॉर्म्स कैसे हुए, उसकी एक अलग स्टोरी है, और वो स्टोरी बहुत जोरदार है, बहुत अच्छी स्टोरी है, वो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पूरा का पूरा इंडियन एक्ट 1892 और 1909, ओके। इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, बहुत चीज़ों को समझा। बजट कहाँ पे आया, इन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इम्पोर्टेंस इनको 1909 के अंदर ही मिली इम्पोर्टेंस, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, पहला। दूसरी चीज़, एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग सबसे पहले कौन, तो SP सिन्हा, सपने सत्तू भाई, याद रखना, ठीक है, आपको याद रहेगा। वो क्या थे, तो लॉ मेंबर थे, लॉ मिनिस्टर बन चुके थे उस टाइम पे। उसके बाद ये कम्युनिकेशन राइट्स, ठीक है, कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान को अलग करो और देश पर राज करो, वो सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और आज भी हम लड़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि अगर यहाँ पे इसको अलग नहीं किया जाता, इनको वोटिंग पावर अलग नहीं दी जाती, तो कहीं ना कहीं आज भी हम एक होते, ठीक है। ये चीज़ थी तुम्हारी पूरी क्राउन रूल की अभी तक की स्टोरी। अगले एपिसोड में या फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे के कुछ और पॉइंट्स देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपका आ जाएगा इंडिया का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 आएगा। अब वो देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।